स्टार्ट करो जरा, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था पूरा टॉपिक? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हमने क्या चीज देखी थी सबसे पहले? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्या प्रोविजन थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के? सबसे पहली बात तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? हाँ, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बनने की तरफ पहला स्टेप था, लिखा तो है हमने इंपॉर्टेंस के 3 पॉइंट में, थर्ड पॉइंट यही है। फिर उसके बाद प्रोविजन क्या थे? गवर्नर ऑफ बंगाल जो है उसको क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, कितने मेंबर की? 4 मेंबर की। वो उसको असिस्ट करने के लिए होगी, और जो बाकी के दोनों आपके गवर्नर हैं उनको सबऑर्डिनेट बना दिया। उसकी थोड़ी सी पावर जो है भाई, उसको ज्यादा पावर दे दी कि ये कंट्रोल इसको कर पाएगा। एक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यहाँ के लोगों से, नेटिव लोगों से, कंपनी के जो लोग हैं उनको ट्रेड, प्राइवेट ट्रेड या ब्राइब लेना या फिर प्रेजेंट लेना एक्सेप्टेड था या प्रोहिबिटेड था। उसके बाद में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होगा? आरसीएम वाले मैटर और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक आपके पहुंचाना। देन इसके बाद में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781, जिसको हमने बोला अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसके अंदर हमने, इन्होंने क्या अमेंडमेंट किया? सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन में क्या क्या चीजें नहीं आती? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो भी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में करेंगे वो उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। और इसका मतलब आपने बिल्कुल एक ओपन लाइन छोड़ दी है कि वो कुछ भी काम को अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी बता सकते हैं। इसके बाद में हमने देखा प्रोविंशियल कोर्ट में भी वहां तक अपील नहीं जा सकती। वो भी अपील कहाँ लेकर जाएंगे? गवर्नर जनरल के पास लेकर जाएंगे। तो वो अल्टीमेटली, उससे आप सुप्रीम कोर्ट कभी पहुंच नहीं सकते। इसके अलावा रेवेन्यू एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाले मैटर जो हैं वो भी नहीं। तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? सिविलियन के मैटर्स देखेगा, ठीक है। कैलकाटा में रहने वाले जो लोग हैं, हिंदू को हिंदू के अकॉर्डिंग हिंदू लॉ, एंड मुस्लिम मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। इसके बाद कौन सा एक्ट आया था हमारे? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या बोला पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर? डुअल गवर्नमेंट जैसा कुछ सिस्टम मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, इसके लिए क्या होगा? ठीक है। उसके बाद में कौन सा एक्ट आया? 1786। 1786 में कौन बना? तो उसकी 2 डिमांड थी। नंबर 1, ओवरराइड करने की पावर चाहिए, और दूसरा कमांडर इन चीफ। उसके बाद क्या हम चार्टर एक्ट पे आ गए? चार्टर एक्ट 1893 13, ठीक है, 1793 1813 1833 1853। 181 सबसे पहले 93 वाले में वो ओवरराइडिंग पावर जो है सारे फ्यूचर गवर्नर जनरल को दे दी, और जो मोनोपोली है ट्रेड की वो और 20 साल तक बढ़ा देंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसको पैसा कहां से दोगे आप? इंडियन रेवेन्यू से दोगे। देन इसके बाद में हमने बात की 1813। 1813 के अंदर क्या प्रोविजन रखे हमने? सारे ब्रिटिश मर्चेंट आ सकते हैं, ब्रिटिश मिशनरीज किस चीज के लिए आ रहे थे? वो आपको सिविलाइज करने के लिए, ठीक है। एंड देन इसी तरीके से हमारे यहाँ वेस्टर्न एजुकेशन की शुरुआत मानी जाती है। वेस्टर्न एजुकेशन धीरे धीरे आने लगी, और लोकल गवर्नमेंट जो है उसको क्या बोला गया? तो पनिश करो, ठीक है। 1833 के अंदर क्या बोला? ये 3 लोग थे, इसमें से एक को ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। और ज्यादा पावर किसके पास अब? ठीक है। और प्रोविजन इसको ट्रांसफर कर दी, और सारा उसी के हाथ में होगा। देन उसके बाद में 53 वाले में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया, जिसको क्या बोला? मिनी पार्लियामेंट या इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके अंदर 6 मेंबर में से 4 लोग कहां से आएंगे? ठीक है, ठीक है। लेकिन ये लोकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है, और ये अभी काफी टाइम तक हमको ऐसे ही खुश करेंगे कि लोकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपके साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली में कोई लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और हमारे लोगों को इन्होंने वहां तक बिठाया नहीं। क्लियर है इतनी बात? चलो नेक्स्ट, अब हमारा आता है द क्राउन रूल। अब कौन सा रूल है? क्राउन रूल।
और क्राउन रूल में सबसे पहली चीज जो है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखो जरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर इसका बैकग्राउंड जो है वो बना है आपके 1857 के रिवोल्ट से, जिसको आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जानते हो। 1857 के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ोगे क्या हुआ, और ये आपको थोड़ा थोड़ा पता भी होगा कि 1857 के अंदर क्या हुआ। अब वहां के लोगों को क्या लगेगा या ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या लगेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में पावर दे देनी चाहिए या इसके पास ही रेगुलेशन दे देना चाहिए, या अब मैं सारी पावर अपने हाथ में छीन लूं, सारी पावर अब हम अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर रहे हैं, अबॉलिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर रहे हैं। और जितना भी गवर्नमेंट का काम है, टेरिटरी का काम है, इस पूरी ब्रिटिश टेरिटरी का, और जो भी यहाँ पे रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर है, वो सब जो है अब महारानी संभालेंगी इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। क्लियर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी खत्म। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला अब आपको कोई जरूरत नहीं है सरवाइव करने की, और जितना भी गवर्नमेंट का काम है, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड यहाँ पे काम है, टेरिटरी से रिलेटेड जो भी काम है, प्लस रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी काम है, वो सारे के सारे इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। क्लियर, मतलब आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात यहाँ पे कर रहे हो। देन उसके बाद में इन्होंने बोला कि आपके पास एक गवर्नर जनरल था इंडिया का, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, और उससे पहले वो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसी को आपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, फिर उसी वाले पर्सन को आपने बनाया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसका नाम फिर से बदलने वाला है, और अब ये होगा वायसराय ऑफ इंडिया, और ये वायसराय किसी और का नहीं, इनका ही रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होगा। ठीक है, ये बिल्कुल अपने ही फेवरेट पर्सन को यहाँ पे वायसराय ऑफ इंडिया बनाएंगे। अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होंगे, अब क्या होंगे, वायसराय ऑफ इंडिया होंगे। और जो फर्स्ट है वो आपके लॉर्ड कैनिंग है। तो लॉर्ड कैनिंग अगर फर्स्ट वायसराय है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि लास्ट गवर्नर जनरल भी है, क्योंकि अब से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बोलोगे, वायसराय ऑफ इंडिया। अगर ये फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया है, तो यही लास्ट आपके क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आओ जल्दी आओ। ठीक है, इसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक पोस्ट था अभी तक नहीं था ना, इसमें क्या कंफ्यूजन है, सेक्रेटरी फॉर स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का अभी तक कोई पोस्ट नहीं था। अब ये एक ऑफिस बना रहे हैं दैट इज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फॉर स्टेट, और एक पर्सन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन्होंने बना दिया, इस पोजीशन पे बिठा दिया, और इसको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल होगी जिसके अंदर 15 लोग होंगे, जिसका नाम होगा काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारा का सारा यहाँ का मैटर, जो भी मैटर यहाँ पे होंगे नहीं होंगे, वो सारा देखने का काम ये करेंगे। ये इसी तरीके से है कि भाई ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये तो रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, क्लियर, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ही यहाँ बैठी है, आप ये समझो। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ही मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन कहीं और से नहीं, ये आपके इनका कैबिनेट मिनिस्टर ही है। इसका काम है पूरे इंडिया के जितने भी, जैसे वायसराय है, वायसराय यहाँ पे है, ठीक है, इसके अलावा वायसराय अपनी पूरी टेरिटरी के अंदर सारे डिसीजन लेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन लेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिसीजन लेगा, लेकिन इसी के साथ साथ अब सेंट्रलाइज सिस्टम होने जा रहा है। अब इंडिया जो है उसकी ब्रिटिश टेरिटरी बढ़ रही है, कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, तो इसको पूरे होलिस्टिक वे में कौन डिसीजन लेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लेगा। क्या ये बात समझ आई हमको? हाँ, एक बार दोबारा से हो जाए ये सारी कहानी, ठीक है, बीच में दो बच्चे आ गए। हाँ, क्या वो स्टेट का मतलब नहीं है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक ही पर्सन है, एक ही है, डिवाइडेड नहीं है। वो बंगाल वाला जो पर्सन है, ठीक है, वो अपने एरिया को देखेगा, लेकिन वो पूरे इंडिया का नहीं देख सकता ना, पूरे इंडिया का कैसे देखेगा? अगर नॉर्थ की टेरिटरी तक जाओ आप, साउथ की टेरिटरी तक जाओ आप, प्लस उसके बाद में उसके जो काम स्टार्टिंग से डिफाइन थे, उसके वो काम स्टार्टिंग वाले ही वो अभी तक देख रहा है। बट अब एक गवर्नमेंट के हाथ में अगर सारी चीज चली गई, तो गवर्नमेंट भी तो यहाँ पे होनी चाहिए ना। गवर्नमेंट और उसके रिप्रेजेंटेटिव में डिफरेंस होगा या नहीं होगा? वायसराय उसका रिप्रेजेंटेटिव है, वायसराय बैठ के देख रहा है, लेकिन वायसराय गवर्नमेंट नहीं है, क्लियर है, उसको भी कल को जाके रिपोर्ट करना है। लेकिन ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, ये गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, ये इससे भी बड़ी चीज है। वायसराय से भी क्या हुआ,
कुछ समझ नहीं आया? कितने लोगों को ये नहीं समझ आया? नहीं नहीं, बेसिक। हाँ, इतना जल्दी कैसे आ रहे हैं हम? देखा नहीं। ठीक है, अभी मेरे को लगता है ऐसे ऐसे एलिमेंट हमारी क्लास में बहुत, 5 बजे तक तो बहुत सारे आएंगे। हाँ जी, कितने लोगों को ये बात कहानी नहीं समझ आई? हमको नहीं समझ आया, ये क्या बकवास है। ठीक है, 2 लोग मिल गए, बाकी साक्षी आ गया, क्या समझ आया? हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। हाँ मोनू। काउंसिल का सेक्रेटरी वो है, ठीक है। हाँ आकाश, कौन सी कहानी ये? बना दिया क्या? आप पहले सेटल हो जाओ। तो 2-2 की क्या जरूरत है? अब इसको भी मैं बताती हूँ क्या क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। मेरे को लगता है सारी क्लास तो यही यही डिस्कशन में निकल जाएगी, कोई बात नहीं, फिर भी हम टाइम देंगे इसको। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार आपको ये बता रही हूँ, पहले आप सुनना सारे लोग, फिर बताना। इसके बैकग्राउंड में 1857 का रिवोल्ट हुआ है, ठीक है। रिवोल्ट हुआ है, आप लोग विद्रोह कर रहे हो, आप लोग इनको उठा के फेंकने की बात कर रहे हो। हाँ, रीजनल सेंटर्स पे है, एक कलेक्टिव वे में वो चीज नहीं हुई थी, ठीक है। कुछ कुछ सेंटर्स के ऊपर आपके 1857 की क्रांति नाम सुना ही होगा, ये सब बैकग्राउंड में चल रहा है। मैं महारानी हूं, मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट हूं, मैं बैठ के वहां सोच रही हूँ कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कल को ऐसा कर देंगे तो इतना सारा एम्पायर मेरा छूट जाएगा, यहाँ से मेरे को भागना पड़ेगा, तो ये काम तो मेरे को नहीं चलेगा, ठीक है। अब मेरी सोच क्या जाएगी, मेरा सोच क्या होगा, होना चाहिए लॉजिकली, मेरी सोच क्या होनी चाहिए कि जितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं उतने लोग काम करते रहे, या मैं अपना कंट्रोल वहां पे और ज्यादा पावरफुल करूं, और ज्यादा पावरफुल करूं। ज्यादा पावरफुल कंट्रोल कब होगा, जब मैं बोलूं कि मैंने अपने रिप्रेजेंटेटिव वहां बिठा रखे, ठीक है। मैंने अपने रिप्रेजेंटेटिव वहां बिठा रखे हैं, या सेकंड चीज मैं बोलूं रिप्रेजेंटेटिव तो बिठा रखे हैं, तो वो इतने टाइम से ही बिठा रखे हैं, नाम चेंज करने से वो पर्सन चेंज थोड़ी हो जाएगा। पहले भी बिठा रखा था, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बिठा रखा था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, फिर उसके बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया वो। तो ये तो बिठा तो हमने पहले से रखा है, लेकिन फिर भी 1857 हुआ। तो इसका मतलब कंट्रोल हमको क्या करने की जरूरत है, और ज्यादा रेगुलेट करने की जरूरत है, और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। अब मैं कह रही हूं कि मेरे यहां से मेरी जो काउंसिल है, ये मेरी गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर जो है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर वाले पर्सन को मैं बोल रही हूं वो इंपॉर्टेंट है, पूरी गवर्नमेंट में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री है, उसको मैं बोल रही हूँ कि आपको एक पोस्ट दे रही हूँ उस एरिया के अंदर, आप जाके बैठोगे वहां पे और क्या बनोगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब वो पर्सन कह रहा है मैं अकेले लेकिन क्या काम कर लूंगा वहां पे, ठीक है। तो उसके लिए हमने बोला आप अकेले नहीं हो, आपके लिए एक काउंसिल ऑफ इंडिया है, कितने मेंबर की, 15 मेंबर की। 15 लोग कम होते हैं क्या? नहीं। तो एक तरीके से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। क्या क्लियर समझ में आई बात? तो एक तो वो था ही, कंट्रोल और ज्यादा बढ़ाना है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपना ही हिस्सा वहां से यहाँ पे भेज रही है, अपने मिनिस्टर को यहाँ पर भेज रही है। क्या क्लियर है? और दोनों से क्या होगा, दोनों हैं तो उसी के लोग, ठीक है। लॉयल किसके लिए है, उन्हीं के लिए है। इसकी लॉयल्टी पे तो हम कोई शक कर ही नहीं सकते, ये तो आया ही यहाँ की पार्लियामेंट से है। कर सकते हैं शक? नहीं कर सकते। और ये पर्सन भी जो है, इसकी लॉयल्टी पे भी आप कोई भी मतलब शक मत करना, क्योंकि ये भी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन किसका है, महारानी जी का ही डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये भी है। लेकिन कंट्रोल अब धीरे धीरे हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट का अब सारा पावर जो है यहाँ का, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया है। क्लियर है? और ब्रिटिश गवर्नमेंट की लोग जो हैं वो भी यहाँ पे आपके बैठ गए, जिसको हमने क्या बोला, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक पोस्ट है, एक ही बंदा है, उसकी हेल्प के लिए कितने लोग हैं यहाँ पे, 15 लोगों की एक काउंसिल ऑफ
इंडिया है। क्या अब क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो कंट्रोल हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। किसका कंट्रोल? अब आपको सोच के देखो जरा, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रोल रहा क्या? या सारी पावर आपके गवर्नमेंट के पास चली गई है? गवर्नमेंट के पास चली गई है। क्लियर? लिखो। ये क्रॉस पता नहीं चलता अगर हम 15 मिनट लेट आते हैं तो, और ये भी नहीं पता चलता अगर हम 20 मिनट लेट आते तो। ठीक है, गवर्नमेंट के सारे काम, टेरिटोरियल काम, रेवेन्यू वाले काम, ईस्ट इंडिया कंपनी अब खत्म, और सारे के सारे काम अब इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। क्लियर है? 1858। हाँ आई, हाँ जी ना, 4 बजे से थी। नहीं, आपको नोटिस कैसे नहीं आया होगा? बैठो। मैसेज तो आया ही होगा ऐप में, आपने चेक नहीं किया होगा। और अगर मैसेज आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को इन्फॉर्म करना अभी, ठीक है? कितने लोगों ने देखा था मैसेज? हाँ, शाम को। ऐसा मैं कर सकती हूँ, कभी कभी मेरी माता जी दिल्ली आ जाती है तो मेरे को ऐसा करना पड़ता है, ठीक है, टाइम से फ्री होने के लिए। चलो भाई लिखो, पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम जरूरी है इसका हमारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। साइड में हटना है मुझे, ठीक है? तनीषा जल्दी क्यों नहीं आई आज? टाइम से क्यों नहीं आई आज? पाँच बजे की क्लास का सोच के आई थी ना? देख लिया था, फिर ठीक है। और देखो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला इसके लिए, 1857 में आप विद्रोह कर रहे हो, क्रांति कर रहे हो, रिवोल्ट कर रहे हो, तो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं हम गुड गवर्नेंस लाना चाह रहे हैं, ठीक है? इसलिए हम सारी की सारी पावर जो है हमारे हाथ में ले रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से चीजें संभल नहीं रही है, हम गुड गवर्नमेंट लेकर आएंगे, और अच्छी गवर्नमेंट लेकर आएंगे तो आप भी खुश रहोगे, हम भी खुश रहेंगे, हम भी आप पे रूल कर पाएंगे, और आप भी ये सब विद्रोह वगैरह ये सब करना नहीं, ठीक है? इसलिए इस एक्ट का एक और नाम है जिसको आप हेडिंग में ही लिख सकते हो, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखना जरा, इन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश, तो उसका जो बीओसी सीओडी था वो भी खत्म, ठीक है? अब वो भी क्या हो गए, वो जो डुअल गवर्नमेंट की आप सिम्टम्स देख रहे थे कि ये डुअल गवर्नमेंट जैसा दिखाई दे रहा है, वो भी क्या हो गया, अब कंप्लीटली खत्म हो गया। लिखो, अबॉलिश्ड EIC, ये लिखना है हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के अंदर। अबॉलिश्ड EIC, लिख लिया क्या? ट्रांसफर्ड पावर, ट्रांसफर्ड पावर टू क्राउन, ट्रांसफर्ड पावर टू क्राउन, टू क्राउन। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया will now be called as Viceroy of India. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, शॉर्ट में लिखना चाहो तो इज नाउ वायसराय ऑफ इंडिया। इसके ब्रैकेट में लिखो, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। कौन है वो? डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ब्रिटिश क्राउन का, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन। एंड डायग्राम में अगर लॉर्ड कैनिंग लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो लिख लो, फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग। created new office called as Secretary of State for India. Created new office called as, created new office called as Secretary of State for India. Who has
complete authority and control, who has complete authority and control over Indian administration, over Indian administration. And he was a member of British cabinet, and he was a member of British कैबिनेट. ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है तो लॉयल किससे रहेगा, आपसे या ब्रिटिश पार्लियामेंट से? ब्रिटिश पार्लियामेंट से. नेक्स्ट लिखो. हाँ, कैबिनेट. फॉर असिस्टेंस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, for assistance of Secretary of State for India, an advisory body was created. An advisory body was created known as Council of India. Known as Council of India. और कितने मेंबर की है ये काउंसिल ऑफ इंडिया? 15. वहां ब्रैकेट में लिख लो मेंबर कितने हैं इसके? 15 मेंबर. 15 मेंबर. अब इसका कंक्लूजन लिखना है आपको. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, लास्ट में कंक्लूजन लिखो. इम्प्रूव्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इम्प्रूव्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी by which the Indian government was to be, by which the Indian government was to be supervised, was to be supervised and controlled in England, and controlled in England. Improved the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England. ठीक है. क्या इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को और ज्यादा पूरा सेंट्रलाइज करके पावरफुल कर लिया? ठीक है, ताकि हमारे यहाँ पे जो ये शासन कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो रूल कर रहे हैं, उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट की पकड़ आपके स्ट्रांग रहे. नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. अब जितने भी एक्ट आएंगे, अब वो सारे एक्ट के अंदर ये देखो कह क्या रहे हैं. ये कह रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ला रहे हैं. ठीक है, क्योंकि आप जो है, आप ये कह रहे हो कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे. 1857 में आपने बहुत सारे लोगों को देखा, उसके आसपास में आपने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी देखी, तो बहुत सारे इंडियन लोगों को ये फॉर्मूला भी पता चला कि हम इनका विद्रोह भी कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम एबल नहीं है. तो अब जब एक एक्टिविटी ऐसे हुई है तो वो लोग शांत बैठ जाएंगे क्या? शांत तो नहीं बैठेंगे. तो यहाँ पे अब इंडियन लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रहे. 1857 के बाद हमने बिल्कुल मना कर दिया, हम कॉपरेट आपके साथ नहीं कर सकते, हमको अपना चाहिए सारा सिस्टम, आपका हमको सिस्टम चाहिए ही नहीं, ये हमको जमता ही नहीं है. तब ये कह रहे हैं इन सारे इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर कि नहीं, हम आपका कॉपरेशन जो है वो लेकर रहेंगे. अब देखना ये किस तरीके से आपको खुश करेंगे. ये बोलेंगे आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं. ठीक है, आपके लोगों को हम यहाँ पे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये सारे काम या ये सारे प्रोविजंस जो इन्होंने डाले वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए कि देखो भाई इंडियन लोग जो है वो कॉपरेट हमको इस बात में कर ले. क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं इस टाइम पीरियड तक भी, इवन बड़े बड़े जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनको ये लग रहा है, मतलब अगर आपने कुछ लोगों का नाम सुना हो ऐसे लीडर्स का, तो उनको ये लग रहा है कि हम नहीं गवर्नमेंट संभाल सकते, ब्रिटिशर्स ही गवर्नमेंट संभाल सकते हैं, हमको चाहिए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही, लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए कि हम पे आप बिल्कुल
बिल्कुल रूल कर रहे हो, आप हमको इंसान ही नहीं समझ रहे। नहीं, अपना सिस्टम सुधार लो। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे कि हमको छोड़ के चल जाओ। मेजॉरिटी ऑफ जो आपके लीडर्स हैं कांग्रेस के भी, वो ये कह रहे हैं इस टाइम में कि आप थोड़े रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन जाओ। तो अब ये सारे एक्ट जो है ये इंडियन को आपके कॉपरेशन के लिए है, कि इंडियन लोग जो है उनसे कॉपरेट करवा सकें। क्या वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग? वायसराय है कैनिंग, ठीक है। इनके टाइम पीरियड में अब जो काउंसिल है, मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रही हूँ, दो तरीके की काउंसिल देखी है हमने, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो बहुत लेट जाके हमको एंट्री मिलेगी, लेकिन ये इंडियन लोगों को खुश करने के लिए ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कह रहे हैं कि आपके 3 लोगों को हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देंगे। और रिप्रेजेंटेशन किसको दिया? बनारस के राजा को, पटियाला के महाराज को एंड सर दिनकर राव को। ये ग्रेट पर्सनालिटी हैं अपने अपने एरिया के अंदर, बहुत बड़ा इनका मतलब उस टाइम में प्रेस्टीज और ये सारी चीजों के अंदर आगे हैं। तो इन लोगों ने 3 लोगों को चूज कर लिया कि चलो आपके 3 लोगों को हम, ये ब्रिटिशर्स हैं या इंडियंस हैं? ये अब इंडियंस हैं, ठीक है। और ये ऐसा करके हमको खुश करने का काम कर रहे हैं। कौन सी काउंसिल के अंदर इंक्लूड किया है इनको? एग्जीक्यूटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव? लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। उसके बाद में जो ये वायसराय है, इस वायसराय को एक और पावर दी गई, दैट इज ऑर्डिनेंस इशू करने की। क्या इशू करने की? ऑर्डिनेंस इशू करने की। इनको डर भी तो लगेगा ना कि इनके लोग अब आ रहे हैं, कल को हम कोई भी काम करेंगे तो मेरे को रोकेगा ये काम करने से, तो खुद के पास कुछ ऐसी पावर होनी चाहिए। आज भी लेजिस्लेशन के पास ये पावर है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, ठीक है, इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? मैं जिससे पूछूंगी वो बताएंगे। हाँ नीलम। ऑर्डिनेंस इशू कर देता है। कुछ ऐसे मैटर्स जिनके लिए अभी एक्ट बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, लेकिन ये रूल बनाना अभी बहुत जरूरी है। अब मैं कैसे बनाऊं? पार्लियामेंट तो सेशन में है नहीं, तो एक्ट तो बन नहीं सकता, पूरा प्रोसीजर तो फॉलो हो नहीं सकता लेजिस्लेशन का। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उस काम के लिए जो बहुत जरूरी है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और ऐसा ऑर्डिनेंस आज के टाइम में भी मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन तक आपके जा सकता है? 6 मंथ। ये प्रोविजन यहाँ पे ही आपके दे दिया गया था वायसराय को कि ऑर्डिनेंस आप इशू कर सकते हो। क्लियर है? जब आपको लेजिस्लेशन के थ्रू काम नहीं कराना, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिठाया है ना इन्होंने इंडियंस लोगों को, 3 लोगों को तो बिठाया, तो अगर लेजिस्लेशन के थ्रू काम नहीं कराना तो इसके पास पावर है कि ये क्या कर देगा? ऑर्डिनेंस इशू कर देगा। और ऑर्डिनेंस का मतलब वैसे ही होगा जैसे एक एक्ट का होता है, एक लॉ का होता है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, सारी मशीनरी को फॉलो करना ही पड़ेगा उसमें। और एक पूरे लेजिस्लेशन के थ्रू जो एक्ट बनता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। और ये मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड तक आपके काम कर सकता है? 6 मंथ्स तक। मैक्सिमम कितना? 6 मंथ्स तक। इसके बाद में इन्होंने ये लॉर्ड कैनिंग को ही ये कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता, मतलब ये क्या बोलेंगे उसको, ये दिया जाता है कि इन्होंने क्या सिस्टम शुरू किया? पोर्टफोलियो सिस्टम। आज भी हम इस टर्म को यूज करते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम। क्या होता है? ये होता है बायोडेटा बनाते हैं। डिपार्टमेंट्स बांटना, ठीक है, डिपार्टमेंट्स बांटना मतलब आप मिनिस्टर हो, आपको ये पोर्टफोलियो दे रहे हैं, ठीक है, आपके पास ये डिपार्टमेंट्स रहेंगे और इस इन सारे डिपार्टमेंट्स के बिहाफ पे आप कलेक्टिव डिसीजन जो है अपना इशू कर सकते हो। क्लियर है? ये होता है पोर्टफोलियो सिस्टम, ये प्रॉपर्टी वाला नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम इन्होंने शुरू किया। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? क्या किया इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में? पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। अब एक बार जरा याद करो, पिछली क्लास में ऐसा कहीं हमने बोला था क्या कि जो बाकी की 2 प्रेसिडेंसी थी उनसे लेजिस्लेटिव पावर छीन के बंगाल वाले को दे दी थी?
ऐसा बोला था हमने। अब डिसेंट्रलाइजेशन करने की बारी है। अब इनको वापस से बॉम्बे एंड मद्रास वाले गवर्नर को उनकी उनकी लेजिस्लेटिव पावर जो है वापस दी जाएगी, क्योंकि इंडियंस का कॉपरेशन नहीं मिल रहा है। ये लोग किसको खुश करना चाहते हैं? इंडियंस को खुश करना चाहते हैं। तो ये बोलेंगे देखो हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो इन्होंने आपके सेंट्रलाइजेशन किया था कि इन दोनों की जो लेजिस्लेटिव पावर थी इनके पास रहने की जरूरत नहीं है, वो किसके पास होगी? उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास होगी। लेकिन अब इन्होंने बोला नहीं नहीं, जो लेजिस्लेटिव पावर छीनी थी इनकी लेजिस्लेटिव पावर इनके पास है, इनके एरिया की लेजिस्लेटिव पावर इनके पास है। तो क्या किया इन्होंने? डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे हमको दिखता है। और कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनाई गई, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब। ये एक फैक्ट है जो हमको याद रखना है। कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो भी बनाई गई। 1861 के अंदर सबसे पहले वायसराय कैनिंग जो है उनको हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 3 इंडियंस को अलाउ किया, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया, ऑर्डिनेंस की पावर स्टार्ट की। ऑर्डिनेंस इशू कौन कर सकता है? वायसराय ऑफ इंडिया। क्लियर है? वायसराय ऑफ इंडिया। इसके बाद जो हमने सेंट्रलाइजेशन किया था वो लेजिस्लेटिव पावर बाकी के दोनों को हमने वापस दे दी, ठीक है। और कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, कहां कहां पे? बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब। लिखो इसको, पहले डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना लो। हाँ जी, कल लिख लो, पहले एक बार बता दो। हाँ, तुम समझाना चाहोगी? बिल्कुल। बेवकूफ बनाया था इन्होंने, कुछ नहीं किया था, बेवकूफ बनाया था। ब्रिटिशर्स ही थे, इंडियंस नहीं थे। और यहाँ पे अब जेन्युइन इंडियंस की बात आप कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे भी इंडियंस हैं बट पावर हाथ में कुछ भी नहीं है। साथ की साथ में क्या पावर दे दी अपने आप को? ऑर्डिनेंस की। समझ आ रही है ये चीज? और इनकी कोई पावर एज सच है नहीं। ये आपको खुश करने के लिए ये चीज है, ये भी पागल ही बना रहे हैं अभी तक कि भैया आपको कुछ पावर दे रहे। कोई पावर असली में दी नहीं है, पावर का कोई ट्रांसफर यहाँ पर नहीं है। और इलेक्शन है क्या इन चीजों के लिए? इलेक्शन भी अभी तक नहीं है। इलेक्शन अभी तक नहीं है। फिर देंगे कुछ पावर ये इलेक्शन की, लेकिन वो भी किसको देंगे? उसके लिए भी क्राइटेरिया होगा कि भैया इतनी जमीन होनी चाहिए। जो जमींदार लोग हैं, जो आपके प्रॉपर्टी होल्डर लोग हैं, उनको इलेक्शन के लिए आप क्या दोगे? राइट्स दोगे, पूरी जनता को नहीं दिए, ठीक है। बन जाए तो बताना। हम्म, नहीं करूंगी। सही में करना है? दिमाग भी है तुम में। चलो लिखो, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। क्या अभी तक की चीजें समझ आ रही है हमको? याद हो रही है साथ के साथ या नहीं? ठीक है। वायसराय should nominate, Indian Council Act of 1861, Viceroy should nominate some Indians, some Indians as non-official members, as non-official members, एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ऑफिशियल मेंबर तो इनके वाले हैं जो ब्रिटिशर्स हैं, तो ये हमारे वालों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो उनको क्या टैग दे रहे हैं? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू हिज एक्सपेंडेड काउंसिल, टू हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। इसी लाइन के आगे लिखना है, इन 1862, इन 1862 लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग nominated, nominated 3 Indians,
nominated 3 Indians to his legislative council 1 2 3 करके तीनों लिख लो. राजा ऑफ बनारस, महाराज ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. 1 2 3 करके. नेक्स्ट पॉइंट, वायसराय कैन इशू ऑर्डिनेंस. वायसराय कैन इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी. ड्यूरिंग एन इमरजेंसी. अब इनके लिए इमरजेंसी का मतलब वो इमरजेंसी होगा क्या जो हम आज के टाइम में समझते हैं, वॉर हो जाए, ये हो जाए, अटैक हो जाए, या फिर इनके लिए इमरजेंसी का मतलब होगा ये काम करना है तो अभी इमरजेंसी है. ठीक है, समझ आ रही है चीजें. इनके लिए इमरजेंसी का मतलब आज की इमरजेंसी नहीं है. ड्यूरिंग एन इमरजेंसी. ब्रैकेट में लिख लो, लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस वाज 6 months. लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस कितनी है? 6 months. Lord Canning also introduced portfolio system. Lord Canning also introduced portfolio system. Portfolio system. Next point, decentralization. Decentralization by restoring legislative powers to Bombay and Madras presidencies. To Bombay and Madras presidencies. To Bombay and Madras presidencies. Next point, establishment of new legislative councils. Establishment of new legislative councils for किस किस के लिए था? बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड पंजाब. बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड पंजाब. इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. 1892 ये भी क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट है. इसमें भी वही इंडियन कॉर्पोरेशन की बात है कि भैया इंडियन लोगों का कॉर्पोरेशन अब हमको चाहिएगा. इस एक्ट के अंदर इन्होंने देखो क्या प्रोविजंस किए. थोड़ा सिस्टमैटिक अब ये करने जा रहे हैं, और थोड़ा सिस्टमैटिक के अंदर ये क्या सिस्टम कर रहे हैं. एक तो सेंट्रल लेवल की हम काउंसिल की बात करते हैं, और एक हम बात करते हैं आपके प्रोविंशियल लेवल की काउंसिल की. सबसे पहले ये कह रहे हैं ऑफिशियल मेंबर्स कौन है? ब्रिटिशर्स हैं. ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन है काउंसिल में? जो ये कह रहे हैं कि भाई इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनको ये टैग दे रहे हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. तो नो डाउट ये कह रहे हैं ये आपके सेंट्रल लेवल की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये आपकी प्रोविंशियल लेवल की, जैसे आज स्टेट है वैसे प्रोविंशियल लेवल की आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल है. ये कह रहे हैं यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है उनका नंबर हम बढ़ा रहे हैं. क्लियर? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है उनका नंबर हम बढ़ा रहे हैं. ये प्रोविंशियल के लिए भी सेम चीज कह रहे हैं कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है उनका नंबर हम बढ़ा रहे हैं. क्यों बढ़ा रहे हैं ये नंबर? कॉर्पोरेशन के लिए. क्योंकि हम खुश हो रहे हैं क्या उतने से? हम 3 लोगों को वहां बिठा के खुश हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे. हमारे लोग और ज्यादा पढ़ रहे हैं, और ज्यादा चीजें समझ रहे हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो वो और ज्यादा आपके इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं. ठीक है, और वो खुश बिल्कुल भी नहीं है. और जबकि इनका मोटो क्या है कि इंडियन लोगों का कॉर्पोरेशन हमको चाहिए. अगर 1857 जैसी कहानी इन्होंने कर ली तो हमारा रूल करना यहाँ इम्पॉसिबल सा हो जाएगा. तो हमको वो सिचुएशन कभी भी नहीं चाहिए. इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लग रहा है कि इनका कॉर्पोरेशन लेना
पड़ेगा, इसलिए ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो बढ़ा रहे हैं। बट फिर भी मेजॉरिटी की अगर आप बात करो तो मेजॉरिटी आज के टाइम में भी, इस टाइम पीरियड में भी ऑफिशियल मेंबर्स की ही है। और कोई भी काउंसिल के अंदर अगर आप कह रहे हो मेजॉरिटी से डिसीजन होंगे, तो ज्यादातर लोग किसके बैठे हैं? आपके ही बैठे हैं। तो भले ही आपने नॉन ऑफिशियल का नंबर बढ़ा दिया, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? क्या कानून हमारे लिए बनेंगे? क्या जो भी थॉट प्रोसेस होगी वो हमारे को देख के होगी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर कहां बढ़ाया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी किसकी रही? आपके जो ऑफिशियल्स थे ब्रिटिशर्स, उन्हीं की मेजॉरिटी यहाँ पे रही। इसके बाद बोला गया कि यहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे वो वायसराय आपके नॉमिनेट करेगा। कहाँ से? बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये बहुत बड़ा ट्रेड एसोसिएशन था, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एक तो यहाँ से नॉमिनेट करेगा वायसराय कि भाई इनमें से कुछ लोगों को पकड़ के लेके जाएगा, और दूसरा जो है वो करेगा आपके प्रोविंशियल लेवल से। दूसरा कहाँ से करेगा? प्रोविंशियल लेवल से कुछ लोगों को लेकर जाएगा। कौन नॉमिनेट करेगा? ये वायसराय। क्या वो ऐसे लोगों को नॉमिनेट करेगा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में जिसको पता है कि वो उनके अगेंस्ट जाएंगे? क्या करेगा? नॉमिनेट नहीं करेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? सिर्फ खुश करने के लिए बोला जा रहा है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ रहे हैं, असली में कोई काम हो नहीं रहा। सेकंड चीज बोली, प्रोविंशियल लेवल पे आपके कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर करेगा। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज होती है, यूनिवर्सिटीज होती है, वहां से ये आपके इन पर्सन को, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा। और इस टाइम में इन्होंने बोला ठीक है, थोड़ा बहुत पावर आप ले लो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो तो अब आपके पास थोड़ी बहुत पावर है कि आप बजट पे और एग्जीक्यूटिव पे डिस्कस कर सकते हो। अभी तक तो आप बजट पे या किसी चीज पे डिस्कशन भी नहीं कर सकते। ध्यान है, गवर्नर और उसकी काउंसिल, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसराय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। अब आपको बोला जा रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, देखो ये कितने समझदार हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम लोगों को ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जिसके पास असली में पावर है वहां पे एंट्री नहीं दे रहे हैं। किस में एंट्री दे रहे हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब हमारा तो सबसे पहला क्वेश्चन ही है ना कि क्या करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके? हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वहां जाकर भी, हमारे पास कोई पावर नहीं है हाथ में। तो ये कह रहे हैं नहीं, पावर है, अब आपको डिस्कशन का मौका दिया जा रहा है। किस चीज पे? बजट पे डिस्कस कर सकते हो और एग्जीक्यूटिव पे डिस्कस कर सकते हो। क्लियर है? तो ये पावर से खुश होंगे क्या हम? अरे किसी बात से तो खुश हुआ करो। जहां बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था वहां डिस्कशन का मौका दिया जा रहा है, ठीक तो है? उस टाइम के लिए थोड़ा सा चुप हो जाएंगे, फिर थोड़े टाइम बाद आतंक मचा दो, ठीक है? फिर हम नहीं सुनेंगे, यही करना है हमको। क्लियर है? थोड़ा सा शांति, फिर उसके बाद क्यों ये एक्ट लेकर आ रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक? क्योंकि हम जो है वो अब क्या कर रहे हैं, हम एक्टिवेट हो रहे हैं। हमारा पूरा नेशनलिज्म वाली फीलिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है अभी तक, इस पूरे टाइम पीरियड तक। नहीं तो ये तो 1858 में लाके इतना सा कहानी कह के खत्म हो जाते कि भाई अब कुछ नहीं करने वाले हम, इसके बाद कोई रिफॉर्म नहीं करने वाले। क्यों रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आप लोग खुश नहीं हो। लेकिन ये भी हमारे लिए एक बड़ी उस टाइम पीरियड के अंदर उपलब्धि रही कि चलो डिस्कशन की पावर तो दी गई। क्लियर है? डिस्कशन की पावर तो हमको मिली। लिखो इसको। हाँ बना लो, बिल्कुल बना लो, बनाना ही है तो। हाँ बिल्कुल इंक्रीज हो रहा था, और अभी और जाके आगे जाके और बढ़ा देंगे, 16 से भी 60 भी कर देंगे, ठीक है? सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे नंबर वेरी करेंगे अलग अलग, तो इसलिए उनके नंबर की बात नहीं करते। लेकिन सेंट्रल लेवल पे 16 टू 60 तक कर देंगे। एक्सपैंड होती जा रही है, बिल्कुल एक्सपैंड होती जा रही है। नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो वहां पे इंक्लूड होते जा रहे हैं। डायग्राम बना लो। एनओएम मतलब, एलसी मतलब, और बीसीओसी मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, बाकी तो पता ही है। लिखो, बना लो पहले, जो डायग्राम बना रहे हो बच्चे बना ले पहले। बट यहाँ पे मेजोरिटी किसकी है अभी भी? ऑफिशियल मेंबर्स की है। और मेजोरिटी वाले लोग हमारे लिए काम करेंगे क्या? बिल्कुल भी
नहीं करने वाला। यहाँ पे वैसे एक चीज़ ध्यान रखना चाहो तो आप रख लेना कि 1892 के अंदर ये जो आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को आप इंक्लूड कर रहे हो, इसमें से कुछ मेंबर्स के लिए आपने इलेक्शन वाला जो प्रोसीजर है वो भी फॉलो किया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहीं पर भी इलेक्शन टर्म को यूज अभी तक नहीं किया है, लेकिन हाँ इलेक्शन हुआ था, ठीक है। क्लियर, लिखना शुरू करो। इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर, इंक्रीज्ड the number of non-official member in central and provincial legislative council, in central and provincial legislative council, in central and provincial legislative council, but maintained official majority, but maintained official majority, but maintained official majority. Legislative councils were given the power of legislative councils were given the power of discussing the budget, discussing the budget and addressing, discussing the budget and addressing question and addressing question to the executive, addressing question to the executive. आप मेरे को तो क्यों ही सॉरी बोल रहे हो, सॉरी तो सब आपके लिए फील कर रहे हैं। 50% क्लास, सोचो। एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, नॉमिनेशन ऑफ सम मैं इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया ना कुछ लोगों के लिए इलेक्शन वाला प्रोसीजर हुआ था, ठीक है। लेकिन जो इलेक्शन वाला प्रोसीजर हुआ था उसके लिए नाम यूज नहीं लिया कि इलेक्शन हुआ है, लेकिन इलेक्शन वाला प्रोसीजर कुछ लोगों के लिए इनमें से हुआ था। नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर, इसको पता है कैसे लिखना है आपको, जो मैंने लाइन लिखाई है, नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, एरो करके इधर, एरो करके इधर। अब इधर लिखो पहले, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर एरो बना के बाय वायसराय, बाय वायसराय, बाय वायसराय, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, किस किस का रिकमेंडेशन लिया था, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड provincial legislative councils and provincial legislative councils, ठीक है। क्या डायग्राम में हमने देखा था कि ये किससे रिकमेंडेशन ले रहा है, एक तो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, दूसरा प्रोविंशियल काउंसिल से, ठीक है। अब इधर की साइड लिखो, यहाँ पे कौन सी लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका कौन कर रहा है नॉमिनेशन, बाय गवर्नर, बाय गवर्नर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, अब नाम लिखते जाना, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कॉमा म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कॉमा म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस,
जमींदार्स एंड चैम्बर्स, जमींदार्स एंड चैम्बर्स, जमींदार्स एंड चैम्बर्स, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। और कुछ ऑफिशियल सीट्स कैसे भरी गई थी? इलेक्शन से, ठीक है, लेकिन इलेक्शन टर्म यूज नहीं किया। अपने ही वर्ड्स में लिख लो इस लाइन को, भूलना नहीं। मतलब कुछ नॉन ऑफिशियल सीट्स जो है वो कैसे भरी गई थी? वोटिंग से, लेकिन अरे इलेक्शन टर्म यूज नहीं किया, ठीक है। चलो इसके बाद 1909। अब मेजर जो बच्चे हैं वो 3 बचे हैं, 1909, 1919 और 1935। ब्रीफ समरी बाकी लोगों से पूछो, दे सकते हैं क्या? क्यों नुकसान कर रहे हो? मैं कहाँ कर रही हूँ, खुद अपना नुकसान कर रहा है। बताओ कौन किसका नुकसान कर रहा है? अब बताओ। खुद का कर रहा है, फोन देखता ही नहीं। बताओ किसने किया नुकसान और किसका? कितने लोग ब्रीफ समरी दे दी जाए? हाथ खड़े करो, दे दो मैम। देखो शुरू हमने यहां से किया था, अब हम यहाँ पे, ठीक है। मिल गया, समझ आ गया? अब जल्दी से देखना मैक्सिमम मेरी कितनी स्पीड जा सकती है। कल हमने देखा था द कंपनी रूल, आज हमने देखा है द क्राउन रूल। क्राउन रूल में सबसे पहला जो आपके है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 का बैकग्राउंड ये है कि रिवॉल्ट हो रहा है 1857 का। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है, महारानी कह रही है, वहां की बैठी हुई क्वीन कह रही है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म है, अब सारे गवर्नमेंट के पावर, सारे टेरिटोरियल पावर, सारा रेवेन्यू का मामला जो है वो मैं अपने हाथ में रखूंगी, ठीक है। गवर्नर जनरल जो है इंडिया का, अब उसको गवर्नर जनरल नहीं बोलेंगे, इनका मन कि अब इसका नाम चेंज करूंगी मैं दोबारा से, और अब इसका नाम क्या कर दिया इन्होंने? वायसराय ऑफ इंडिया। और पहले वायसराय ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसलिए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कौन हो गए आपके? कैनिंग। कैनिंग के लिए कितना अच्छा था, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, एकदम से ऑर्डर आ गया कि गवर्नर जनरल का नाम जो है वो अब से क्या हो गया? वायसराय। तो इनको अपना स्टेटस ऐसे लगा, अरे मैं तो वायसराय बन गया, ठीक है। तो लास्ट भी गवर्नर जनरल यही है, फर्स्ट वायसराय यही है। इसके बाद इन्होंने एक पोस्ट बनाई यहाँ के लिए, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सारा इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये पर्सन संभालेगा। कहाँ से आया ये पर्सन? ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया है, कैबिनेट मंत्री है उनका, वहां से आया है, यहाँ पे इस पोस्ट पे बैठा है। और इसकी हेल्प के लिए एक काउंसिल होगी, दैट इज काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि कितने मेंबर की होगी? 15 मेंबर की होगी। तो ये पूरा का पूरा कंट्रोल अब कंपनी से किसके पास में हो गया है? क्राउन के पास में हो गया। 1858 की कहानी ये थी। फिर आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। हम फिर से नाटक कर रहे हैं, हम इन लोगों को रूल करने दे नहीं रहे ठीक से। तो वायसराय जो कैनिंग है वो कह रहे हैं चलो भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कितने इंडियंस को बिठाएंगे? हम 3 इंडियंस को बिठाएंगे एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। किस किस को बिठाया? बनारस के राजा, पटियाला के महाराज एंड सर दिनकर राव। सेकेंड चीज, वायसराय को एक नई पावर दी गई, दैट इज ऑर्डिनेंस की पावर। जब लेजिस्लेटिव काउंसिल आपकी वर्क नहीं कर रही है, कोई भी काम आपको करवाना है, तो एज अ ऑर्डिनेंस पास उसको कर दो। ऐसा ऑर्डिनेंस एक्ट की तरह ही काम करेगा। मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड तक? 6 महीने तक ये आपके एप्लीकेबल रहेगा। इसके बाद कैनिंग ने एक और सिस्टम शुरू किया, दैट इज पोर्टफोलियो सिस्टम। जो आज भी पोर्टफोलियो सिस्टम है, उसमें पोर्टफोलियो प्रिपेयर किया जाता है मंत्रियों का, जिसके अंदर मंत्री जो होते हैं उनको 2-3 डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, ज्यादा भी दिए जा सकते हैं, और फिर वो उस पूरे डिपार्टमेंट के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल वो पर्सन होगा, ठीक है। कि भैया ये डिपार्टमेंट आपके पास में है, ये सारों के लिए जो भी डिसीजन लेना है आप ले लो, आप अपने नाम से ये इशू कर दो, ठीक है। ये हुआ। देन इसके बाद में बॉम्बे एंड मद्रास वाले जो गवर्नर थे, उनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली थी ना, और बंगाल वाले को दे दी थी, अब बेचारों को वापस कर दी कि ले लो अपनी लेजिस्लेटिव पावर। तो डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, और लेजिस्लेटिव काउंसिल इन लोगों के लिए और बना दी गई। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो टेरिटरी एरिया है वो भी आपके अब इंक्लूड
इंक्रीज हो चुका है। इसके बाद में एक्ट आया हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। एक सेंट्रल लेवल पे आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एक प्रोविंशियल लेवल पे है, तो दोनों में ही नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंडियंस, ठीक है, उनका नंबर बढ़ा दिया, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी किसकी रही? ऑफिशियल मेंबर्स की। ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कुछ तो हमने बोला इलेक्शन से आए हैं, इनमें से भी कुछ इलेक्शन से, इनमें से भी कुछ इलेक्शन से, ठीक है, और कुछ जो है वो वायसराय ने सेंट्रल लेवल पे नॉमिनेट किए हैं। ये किसी की तो हेल्प लेगा, और हेल्प किसका लेगा? इनकी लेगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर बढ़ा दिए गए हैं। कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर नॉमिनेट करेगा। यूनिवर्सिटीज, ट्रेड यूनियन, म्युनिसिपैलिटीज, इन सब से रिकमेंडेशन करके देन अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल लेवल की और प्रोविंशियल लेवल की डिस्कस कर सकती है बजट के ऊपर एंड एग्जीक्यूटिव के कोई भी काम पे। एग्जीक्यूटिव ने कोई भी काम कर दिया तो आप उससे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सप्लीमेंट्री तो बाद में पूछोगे, लेकिन यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप अपना बोल सकते हो, हालांकि उसके बाद वो जवाब देने के लिए कोई भी उसके ऊपर रिलाई नहीं करता है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं, ये यही चीज थी, फिर हम आ गए हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, और ये तो मैं अभी बताऊंगी। क्लियर है? ठीक है, ये इसको हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्यों मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं? क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले उस टाइम में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पोस्ट पे बैठे थे। ध्यान है ना ये वाली पोस्ट कौन से एक्ट में आई थी? हाँ, 1858, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उस एक्ट को एक और नाम बोला था, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन है इस टाइम में? मॉर्ले हैं, एंड लॉर्ड मिंटो जो है वो क्या है? वायसराय हैं। इन दोनों ने फाइनल साइन किए इस एक्ट के ऊपर, तो इसलिए इस एक्ट को बोला जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये इन्होंने नाम दिया है इसलिए रिफॉर्म्स बोला है, हमारी नजर के अंदर ये कोई रिफॉर्म नहीं है, और हमारी नजर के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्लियर? देखो जरा ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार लिखना छोड़ के समझो क्या करने की कोशिश करें। क्या मैंने बोला सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है? सेंट्रल लेवल की लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज और बढ़ा दी, प्रोविंशियल लेवल की लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज और बढ़ा दी, नंबर बढ़ा दिए, साइज बढ़ गई। यहाँ पे 16 मेंबर से अब कितने मेंबर हो गए? 60। कितने हो गए? 60। लेकिन अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी ही बनी रही, अभी भी क्या है, जो ब्रिटिशर्स हैं वही ज्यादा है, तो डिसीजन किसका चलेगा? ब्रिटिशर्स का ही चलेगा। प्रोविंशियल लेवल पे आपके नंबर नहीं हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर स्टेट का या हर प्रोविंस का क्या है, नंबर अलग है। बस पहले से नंबर यहाँ भी बढ़ा दिया गया, और यहाँ पे ऑफिशियल मेजॉरिटी खत्म हो गई। यहाँ पे हमारे लोग जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ज्यादा है, लेकिन ये जो लोग हैं ये भी मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं लॉयल हैं टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। वो चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रहे, नहीं तो हम सिविलाइज नहीं रहेंगे, हम ये सिस्टम चला नहीं सकते। लेकिन वो इतना बुरा ना करे, कम से कम हमारे यहाँ पे रूल करिए तो ठीक से प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन के काम करे। क्लियर है? सेंट्रल लेवल के अंदर क्या किया इन्होंने? साइज लेजिस्लेटिव काउंसिल की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात नहीं करे, लेजिस्लेटिव काउंसिल की 16 से कितने कर दिए? 60। और यहाँ पे अभी भी मेजॉरिटी किन की बनी हुई है? ऑफिशियल मेंबर्स की। सेकंड प्रोविंशियल लेवल पे लेकिन मेजॉरिटी अब किसकी हो गई? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की। दोनों को पावर दी गई कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड बजट पे रेजोल्यूशन ला सकते हो। अभी तक तो देखो क्या पावर थी कि आपने कोई काम किया, एग्जीक्यूटिव ने कोई काम किया, गवर्नर जनरल ने कोई काम किया, गवर्नर ने कोई काम किया, तो मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि हाँ भाई ये काम आपने बेकार किया, ठीक है। इसके बाद क्या? डिस्कस ही तो करना था, हम 4 लोगों ने बैठ के डिस्कस कर लिया ये काम गलत कर रहे हैं, उससे कुछ पावर थी क्या हमारे हाथ में? कुछ भी नहीं था, 1% कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो सिचुएशन बैकग्राउंड में क्या चल रही है, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को समझो थोड़ा, तो अब बैकग्राउंड में ये चल रहा है कि ब्रिटिशर्स को भी पता है प्रेशर बिल्डअप हो रहा है हम पे, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है अब आगे आ रहे हैं, बहुत सारे नेशनल लीडर्स अब आगे आ रहे हैं, तो धीरे धीरे इनके ऊपर प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो रहा है। तो ये हमको कोशिश करेंगे ना कि नहीं नहीं हम आपके लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हैं, और अपने प्रूफ देंगे, अपने पॉइंट देंगे कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हैं, लेकिन अब मैं इनसे काउंटर क्वेश्चन करूंगी और उसका जवाब इनके पास होगा नहीं। तो क्या ये पावर असली में सही पावर है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की? मैंने आपसे पहले पूछा था, ठीक है, आपने कोई जवाब नहीं दिया, अब आप जवाब दे रहे हो, जवाब के साथ में मैं आपसे ये भी पूछ रही हूँ यही क्यों किया?
सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी मैं उसमें पूछ सकती हूँ। बजट है, बजट के अंदर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है तो रिजोल्यूशन भी मैं ला सकती हूँ। पहले थी क्या ये पावर मेरे पास? पहले ये पावर मेरे पास नहीं थी, अब ये पावर आपको प्रोवाइड की गई है। और पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इन्होंने बोला कि वेलकम है आप इंडियंस का। अभी तक कौन सी काउंसिल की बात कर रहे थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल की। अब कौन सी काउंसिल की भी बात कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। और ये फैक्ट ध्यान रखना है, एसपी सिन्हा जो है वो आपके पहले पर्सन थे जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर आपके गए थे। ठीक है, किसकी में गए थे? गवर्नर की या वायसराय की? वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर। ठीक है, क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, खुश होंगे ना हम इस चीज के लिए? बिल्कुल हम खुश ही हो रहे थे, तब इन्होंने बात कर दी सेपरेट इलेक्टोरेट की। ठीक है, और सेपरेट इलेक्टोरेट जो है यहीं से पूरा इंडिया जो है उसमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। इन्होंने कहा मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। ध्यान से समझना, धीरे धीरे समझना। इससे पहले तक की कहानी में मैंने इलेक्शन की बात तो की थी, मैंने कहा इलेक्शन टर्म यूज नहीं किया, लेकिन इलेक्शन कराया तो उन्होंने। समझ आ रहा है इतना बात? अब ये कह रहे हैं इलेक्शन के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है तो मुस्लिम कैंडिडेट को वोट कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट करेंगे। क्या ये हमारी यूनिटी के लिए अच्छा है? नहीं है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरेट यूनिटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इनका क्या माइंडसेट रहा होगा ये काम करने के पीछे? डिवाइड एंड रूल। ठीक है, ये सब लोग अगर इकट्ठे हो गए तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट हो सकती है। तो इन लोगों को कभी भी इकट्ठा होने नहीं देना। ये यहाँ पे शुरू हुआ, ये जो कम्युनलिज्म की जड़ें मानी जाती है वो यहाँ से मानी जा रही है। आप इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कह रहे हो, हम मिंटो को बोलेंगे फादर ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक है, हम यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट जो है उसका फादर बोलेंगे कि लॉर्ड मिंटो ने ये सिचुएशन आपके क्रिएट की। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? और ये अब प्रॉब्लम जो शुरू हुई है अब ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये तो एक कम्युनिटी के लिए बोला, मुस्लिम्स के लिए इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की। अब इसके आगे वाला एक्ट आएगा वो बोलेगा सिख को भी देंगे। ठीक है, जो एंग्लो इंडियंस है उनको भी देंगे, फिर आगे बोलेंगे यूरोपियंस को भी देंगे, फिर उसके बाद आगे बोलेंगे कि एससी को भी अलग देंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अब धीरे धीरे ये जो कम्युनलिज्म है इसकी बात ये शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी समझ में आ गया है कि डिवाइड एंड रूल से ही हम यहाँ पे टिक सकते हैं। क्लियर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है? देखो जरा, सबसे पहले इसको क्या बोला आपने? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले क्या थे? एंड लॉर्ड मिंटो वायसराय। इन्होंने क्या बोला? लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज बढ़ा रहे हैं। सेंट्रल लेवल पे मेजोरिटी किसकी है? ऑफिशियल की अभी भी, और प्रोविंशियल लेवल पे नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी है। दोनों को क्या पावर दी गई? बजट पे रिजोल्यूशन ला सकते हो। ठीक है, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या पहली बार बात हुई है ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, जो कि किसको आपके इंक्लूड किया गया? एसपी सिन्हा को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर। इसके बाद में थर्ड काम जो इन्होंने कर दिया सबसे गड़बड़, वो क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। यहाँ पे किसके सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई अभी तक? मुस्लिम्स की। क्लियर है? ठीक है, और इन्होंने कुछ को अलग से रिप्रेजेंटेशन भी दिया, जैसे प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस जो होते हैं, जमींदार्स, यूनिवर्सिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, ये जो यहाँ लिखा है। ठीक है, प्रेसिडेंसी जितनी भी है, जमींदार्स जो है, यूनिवर्सिटीज जो है, इनको अलग से रिप्रेजेंटेशन भी दिया। तो इससे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है, अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट से हमको प्रॉब्लम है। ठीक है, लिखना शुरू करें। डायग्राम बनाना है? हाँ जी, पीछे कर दूं पहले? ये हो जाए तो बताना, फिर नेक्स्ट स्लाइड कर दूंगा। इसलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको बोलेंगे? लॉर्ड मिंटो को। मुस्लिम्स इलेक्टेड होंगे ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। क्या हुआ प्राची? तुमको मैं पागल लगती हूँ ना, इसलिए तुम इतना हंसती हो। हाँ, तुम क्यों हंस रहे हो?
दाढ़ी मूछ में स्माइल नहीं छुपती। हम्म। फनी लगती हूँ तुमको मैं? नहीं, फिर क्यों मुस्कुराते रहते हो? सर में दर्द हो रहा है तो कोई हंसते, सर में दर्द हो रहा है, नहीं हंसती ही रहती हो, ठीक है, सर में दर्द नहीं हो रहा, हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है और कोई हंस रहा है, ये मैं पहली बार देखा। लोग तो मारने पे आ जाए इतने में। चलो भाई लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो बैठे क्यों थे इतनी देर से, मेरे को बता दिया करो कि मैम आगे करो। क्लियर है? दोनों के लिए है क्या? देखो, ये पहला एरो, ये देखो दूसरा एरो, तो दो है, तो दोनों के लिए। क्लियर? लिखो, बना लो, मेरे को बोल देना जब बन जाए सबको। और सब लोग आस पास वालों को देखते रहते हैं, आप अपना बोल दिया करो कि बन गया है, फिर मैं पूछ लूंगी कि बन गया सबका या नहीं। लिखा दे रही हूँ अभी सारा, आप डायग्राम में सिर्फ इतना ही लिखती हूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स था बट मैं लिखा दे रही हूँ। लिखो भाई, increased size of legislative council, increased size of legislative councils at both central and provincial level, at both central and provincial level, at both central and provincial level. At central level, number of members raised from 16 to 60, number of members raised from 16 to 60, but retained official majority, but retained official majority. And provincial councils were allowed, and provincial councils were allowed to have non-official majority, were allowed to have non-official majority. Both council can ask supplementary question, both council can ask supplementary question, comma, move resolution on budget, move resolution on budget. First time Indians were allowed in executive council of viceroy and governor. First time Indians were allowed in executive council of viceroy, in executive council of viceroy and governor, and governor. And first Indian to join viceroy executive council as a law member,
एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। एसपी सिन्हा ऐसे ही लिख लेना शॉर्ट में, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन किसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेवल या वायसराय, वायसराय, वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ लॉ मेंबर। नेक्स्ट पॉइंट, communal representation for communal representation for Muslims by accepting separate electorate, by accepting separate electorate, by accepting separate electorate, separate electorate में लिख लो थोड़ा सा, Muslim members were to be elected only by Muslim voters, Muslim members elected only by Muslim voters, मुस्लिम मेंबर को कौन इलेक्ट करेगा, मुस्लिम वोटर्स। क्या इससे सोसाइटी में इतनी जो डाइवर्स रिलीजन वाली सोसाइटी है उसके अंदर सिंक बैठेगा, या सब लोग अलग 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 ही पॉलिटिक्स खेलेंगे, सब अलग ही रहेगा फिर, ठीक है। सो दिस एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, सो दिस एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। अब हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही बोलेंगे ना, लीगलाइज कर दिया कम्युनलिज्म को, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं मानेंगे कि हमने कम्युनलिज्म फैलाया है, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। इसलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको बोला, लॉर्ड मिंटो। एक लाइन ऐसे लिख लो, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। एक लास्ट लाइन इसमें ऐड और कर लो, ऑल्सो प्रोवाइडेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू, ऑल्सो प्रोवाइडेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू 1 2 3 4, 1 है प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, 2 है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स, एंड जमींदार्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हाँ, 4 पॉइंट दोबारा बोलने हैं। ऑल्सो प्रोवाइडेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। क्लियर, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। नेक्स्ट हेडिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 का अधिनियम, जिसको हम बोलेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म वर्ड हम यूज करें या ये लोग यूज करें, ये लोग यूज करें, क्योंकि हमारे लिए ये रिफॉर्म है क्या, नहीं, हम इससे खुश नहीं होने वाले। 1919 तक की कहानी में बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही है। 1885 के अंदर आईएनसी बन चुकी है, ठीक है। अब जाते जाते 1919 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। 1917 के आसपास आपके गांधी जी भी एंट्री ले चुके हैं दोबारा इंडिया के अंदर, और बहुत सारी चीजें अब बैकग्राउंड के अंदर चल रही है। आप बिल्कुल भी इनके काम से खुश नहीं हो। और 1909 में तो जो इन्होंने किया, कौन सी वाली बात के लिए कह रही होंगी मैं, 1909 के कौन से प्रोविजन से बिल्कुल खुश नहीं है, सेपरेट इलेक्टोरेट, वो जो इन्होंने किया वो काम तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है कि भाई आपसे हम खुश नहीं है, हम एग्जीक्यूटिव से खुश नहीं है, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल से खुश नहीं है, आप करना क्या चाह रहे हो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाली बात हमको कहीं भी कोई भी नहीं दिख रही। तब ये एक और नया एक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो, इतने एक्ट इंट्रोड्यूस करना भी हमारी जीत है, नहीं है,
है ना। अगर कोई सामने वाला ज्यादा पावरफुल होता तो सुनता ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं सुनता। बट उनको पता है कि अब हमारे पास वो पावर है, अब हमारे नेशनल लीडर्स जो हैं वो उस पावर को मतलब होल्ड करते हैं कि वो अब चाहे तो सिचुएशन पलट सकते हैं, ठीक है। तो अब ये भी डर रहे हैं, धीरे धीरे ये भी डर रहे हैं। इसके बाद एक एक्ट और लेकर आएंगे, वो 1935 का। और 1935 के बाद तो हम बिल्कुल ही हंगामा कर देंगे कि भैया नहीं समझ आ रहा। आप इतने टाइम से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके कहानी चली थी और अभी तक भी हमको नहीं लग रहा कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। फिर 1935 के बाद तो ये लोग भी हाथ खड़े करके बोलेंगे अब हम ला रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। फिर हम क्या बोलेंगे कि यही तो हम चाहते थे, ठीक है। इतना हमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थोड़ी चाहिए था, हमको तो हमारा सिस्टम चाहिए, हमको तो इंडिपेंडेंस चाहिए, क्लियर। तब हम खुश हो जाएंगे, फिर हम इनको टाटा बाय बाय करेंगे, रिस्पेक्ट के साथ टाटा बाय बाय करेंगे। इनके जितने ऑफिशियल्स हैं उनकी हेल्प ली जाएगी कि हाँ भाई आप जितना काम कर सकते हो यहाँ पे आके करो और सारे सिस्टम जो है हमारा बिठा के जाओ, देन उसके बाद यहाँ से टाटा बाय बाय हो लो, ठीक है। 1919 एक्ट को मैं कह रही हूँ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू कौन रहे होंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एंड चेम्सफोर्ड कौन रहे होंगे? वायसराय ऑफ इंडिया। क्लियर है इतनी बात? अब देखो जरा सिचुएशन क्या होने वाली है। पहली बार सब्जेक्ट्स अलग किए जा रहे हैं, सेंट्रल लेवल के और प्रोविंशियल लेवल के सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या किए जा रहे हैं? सेपरेट किए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि सेंट्रल लेवल के जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए सेंट्रल लेवल की मशीनरी लॉ मेकिंग कर ले, और जो प्रोविंशियल लेवल के सब्जेक्ट हैं उनके लिए प्रोविंशियल लेवल की जो मशीनरी है वो आपके क्या कर ले? लॉ मेकिंग कर ले। अभी तक तो कुछ भी ऐसा सिस्टमैटिक नहीं था ना, अल्टीमेट पावर तो सेंटर के पास, वो जब चाहे जो चाहे, सारा सिचुएशन उसी के हाथ में था। अब ये फाइनली कह रहे हैं कि सब्जेक्ट्स जो हैं, जो जो सब्जेक्ट्स हैंडल करने हैं उसको किस पार्ट के अंदर हम कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट पे ही बना रही हूँ, पूरा डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा। ये मैं कह रही हूँ सेंट्रल लेवल है और इधर हमारा कौन सा लेवल है? प्रोविंशियल लेवल। ये सब्जेक्ट्स दो हैं दोनों के, इन्होंने आपके बांट दिए, कुछ जो सेंट्रल लेवल के हैं और कुछ जो प्रोविंशियल लेवल के हैं। ये कह रहे हैं कि आप अपने मैटर्स के ऊपर लॉ मेकिंग कर लो, आप अपने मैटर्स के ऊपर लॉ मेकिंग कर लो। ये इसका कंट्रोल इसके ऊपर जो है उसको थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन इतना रिलैक्स नहीं कर रहे कि आप बिल्कुल ही छूट गए हो, नहीं, ठीक है। अभी भी अगर टेंडेंसी की बात करो तो सेंट्रलाइज टेंडेंसी है। क्या इंडिया में आज के टाइम में भी सेंट्रलाइज टेंडेंसी है? बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपको बता के चले जाएंगे, नो डाउट हम एक फेडरल कंट्री हैं, बट फिर भी यूनिटरी फीचर्स आपको यहाँ पर दिखते हैं। अल्टीमेटली पावरफुल की बात आएगी तो सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सेंटर गवर्नमेंट ही। जैसे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी, क्लियर। इमरजेंसी एक सिंपल सा टर्म है जो हमको ये बता देगी कि सेंटर गवर्नमेंट जो है वो कितनी पावरफुल है। स्टेट के पास नो डाउट बहुत सारे मैटर्स के ऊपर लेजिस्लेशन की पावर है, बट अल्टीमेट पावर हमने किसको दे दी? सेंटर गवर्नमेंट को, स्पेशल प्रोविजन के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने भी सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर दिया? सेंट्रल और प्रोविंशियल। सेंट्रल लेवल की लॉ मेकिंग कौन करे? सेंटर मशीनरी। और प्रोविंशियल लेवल की लॉ मेकिंग कौन करेगा? प्रोविंशियल मशीनरी। अब ये डुअल गवर्नेंस वाला या डुअल गवर्नमेंट या जिसको आप डायरकी कहते हो वो शुरू करना जा रहे हैं, लेकिन सेंटर में नहीं, प्रोविंशियल लेवल पे। कहां पे? सेंटर में नहीं, प्रोविंशियल लेवल में। प्रोविंशियल लेवल की जो गवर्नमेंट है वहां पे ये डायरकी शुरू कर रहे हैं। देखना जरा, यहाँ पे वायसराय बैठा है क्या? यहाँ पे वायसराय बैठा है। यहाँ पे कौन पर्सन बैठा है? गवर्नर। गवर्नर के पास जितने भी प्रोविंशियल लेवल के मैटर्स होते हैं, इसको अब ये सुलझाएगा दो तरीके से। कुछ मैटर होंगे जो ट्रांसफर्ड होंगे, कुछ मैटर होंगे जो रिजर्व्ड होंगे, ठीक है। कुछ मैटर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे, दो लिस्ट बना दी अलग अलग प्रोविंशियल लेवल की, जिसके अंदर पूरा गवर्नेंस या पूरे गवर्नमेंट के काम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि लो भाई ये ट्रांसफर सब्जेक्ट है और ये आपके रिजर्व सब्जेक्ट है। दो तरीके की लिस्ट इसकी प्रिपेयर हो चुकी है। एक कौन सी है? ट्रांसफर्ड, और दूसरी रिजर्व्ड। देखना जरा, रिजर्व जो लिस्ट है उसके अंदर फाइनल डिसीजन जो लेगा वो आपके गवर्नर लेगा। फाइनल डिसीजन कौन लेगा? गवर्नर लेगा। और किससे पूछ के लेगा गवर्नर? अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पूछकर लेगा।
और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करें तो ये लोग जो बैठे हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ये कहीं पे भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज के टाइम में मैं अगर बोलूं कि जो भी मंत्री हैं, जो भी मिनिस्टर हैं, वो आपके उस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर कुछ भी उल्टा सीधा कह देंगे तो उस सदन के अंदर पार्लियामेंट में जाके उनको क्वेश्चन सुनना पड़ेगा कि भाई आपने ये काम कैसे कर दिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मंत्रियों की, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पूरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो लोग बैठे हैं, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेंगे, किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है, कहीं पे भी हमको कुछ जवाब देना है, नहीं देना। सेकंड सब्जेक्ट्स जो है वो दिए गए इधर ट्रांसफर सब्जेक्ट में। इनके लिए खुश किया हमको कि देखो गवर्नर हेल्प लेगा बाकी मिनिस्टर की, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह में मिनिस्टर बैठे हैं उनके, और ये तो मिनिस्टर आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो प्रति है वो जिम्मेदार है, इनकी तो अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो हमने अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो है वो शुरू की है। क्लियर? कैसी गवर्नमेंट शुरू की है? अकाउंटेबल गवर्नमेंट। मैं दोबारा से समझा रही हूँ, इस प्रोविजन को दोबारा से समझना। सबसे पहले 1919 में ये कह रहे हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल के सब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। सेंट्रल लेवल के सब्जेक्ट अलग, प्रोविंशियल लेवल के सब्जेक्ट अलग। बजट भी ये सेपरेट करेंगे। अभी पहली बार प्रोविंशियल लेवल को बोलेंगे भैया अपना बजट खुद बना लो, तो बजट भी अभी ये सेपरेट करेंगे। पावर भी थोड़ी सी रिलैक्स कर रहे हैं, जो सेंटर का इसके ऊपर कंट्रोल है प्रोविंशियल लेवल पे, रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं कर रहे, बट धीरे धीरे ही सुधार होगा, तो धीरे धीरे इनको पावर मिल रही है। सेकेंड चीज, डायरकी की बात कर रहे हैं, कहां पे? सेंट्रल या प्रोविंशियल? प्रोविंशियल लेवल पे। डायरकी का मतलब गवर्नेंस के लिए जितनी भी चीजें जरूरी है, गवर्नमेंट के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको कितने लिस्ट में आपने डिवाइड किया? 2 में। पहली लिस्ट कौन सी है? ट्रांसफर्ड। सेकेंड लिस्ट कौन सी है? रिजर्व्ड। रिजर्व्ड लिस्ट किसके लिए रिजर्व्ड है? गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। और ट्रांसफर लिस्ट के अंदर ये हमको खुश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है हमने। यहाँ पे गवर्नर डिसीजन लेगा, लेकिन किसकी हेल्प से? मिनिस्टर की हेल्प से। और मिनिस्टर किसके प्रति अकाउंटेबल है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो भाई हमारा कोई मिनिस्टर अगर गलत काम करे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको क्वेश्चन करेगी। तो हम कैसी गवर्नमेंट हुए? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हुए, ठीक है। क्या समस्या है लेकिन? लग रही है क्या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? दोनों है, दोनों है, दोनों है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, तो ये तो मैंने ही बता दिया, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनकी अकाउंटेबिलिटी है। मतलब खुश हो क्या आप इस प्रोविजन से? मैं तो नहीं हूँ मैम। मैं तो बिल्कुल नहीं। ब्रिटिशर्स ही है। अब एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस जो मैं आपका लेके जाऊं, वो एक बार सोचने की कोशिश करना, ठीक है। आपको पावर दी जा रही है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर वो पावर रखे जा रहे हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन पे काम करो, ठीक है। एजुकेशन एक टॉपिक जो मैं बोल रही हूँ, ये कह रहे हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर है, आप एजुकेशन के ऊपर देख लो क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। ये काम करेंगे, ठीक है। गवर्नर सोचेगा, मिनिस्टर को बिठा के बोलेगा, क्लियर। ये सारा डिस्कशन इनका होगा। लेकिन एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, आप जब तक आपको फंड ना मिले कुछ कर सकते हो? फंड ना मिले नहीं कर सकते। और मनी वाला जो काम है वो किसके पास है? अरे ये वो सारे काम कौन करेगा? ये करेगा। आपने यहाँ कुछ भी काम किया, इन्होंने कोई भी डिसीजन लिया, भाई आपको भी पता है प्रोविंशियल लेवल है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी है, हमारे लोग हैं, तो बिल्कुल बोलेंगे हमको ये वाले हक दो, हमको ये दो, हमको हेल्थ चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल भी है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, वहां भी क्वेश्चन कर लो, भाई आपने ये बोला था, ये बोला था, क्या काम चल रहा है, क्या काम नहीं चल रहा, ठीक है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इन्होंने अपने पास रखे हैं रिजर्व लिस्ट में, जैसे पैसा। आप करते रहो यहाँ चिल्लाते रहो, पैसा नहीं देंगे,
क्योंकि पैसा निकाल के देना है या नहीं देना ये तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर का मामला है, और जो कि अकाउंटेबल नहीं है। तो क्या असली में कोई पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी? असली में यहाँ पे कोई पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। क्लियर है? तो ये कोई सोल्यूशन वाली तरफ आप नहीं जा रहे हो, ये गोल गोल घुमा के आपको खुश करके पावर अपने हाथ में ही रखने वाली बात है। पहली चीज इन्होंने क्या की? पहली चीज सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है, अच्छी चीज है। थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है वो सुधर रही है कि भाई अलग अलग सिस्टम होना चाहिए। डायरकी शुरू की, डुअल गवर्नमेंट शुरू की, सेंट्रल लेवल या प्रोविंशियल लेवल? प्रोविंशियल लेवल पे। फिर थर्ड चीज शुरू करेंगे बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म मतलब द्विसदनात्मकता। द्विसदनात्मकता मतलब सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके कितने सदन होंगे? 2 हाउस होंगे, एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा। लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाएगा और अपर हाउस जो होगा उसको काउंसिल ऑफ स्टेट। देखो आज के नामों से कंफ्यूज नहीं होना, आज के ये जो नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली ये प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं। राज्यों के अंदर होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां तो राज्यसभा लोकसभा होती है, लेकिन हम वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं। क्लियर? ये कौन से एक्ट के अंदर था? 1919। बाई कैमरलिज्म इन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद में ये अभी भी नहीं रुके, अब ये कह रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। किस किस को देंगे? मुस्लिम्स को दे चुके क्या? मुस्लिम को पहले दे चुके, अब कह रहे हैं सिख को भी देंगे। खुश होंगे हम इस बात से? नहीं। अब कह रहे हैं एंग्लो इंडियंस को भी देंगे, अब कह रहे हैं यूरोपियंस को भी देंगे, ये क्रिश्चियन को भी देंगे, ठीक है। अब ये इतना सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो भी दे रहे हैं। नो डाउट इन सब चीजों में एक और अच्छी चीज की, दैट इज सेंट्रल लेवल का और प्रोविंशियल लेवल का बजट जो है वो इन्होंने क्या किया? अलग किया, बजट सेपरेट किया। और जो प्रोविंशियल लेवल है उनको बोला कि ये जो टोटल रेवेन्यू आता है इसमें देखो ये सेंट्रल लेवल का रेवेन्यू है, ये प्रोविंशियल लेवल का रेवेन्यू है, तो आप अपना बजट इस रेवेन्यू से बना सकते हो कि भाई इतना पैसा इधर आ रहा है, इतना आपका टोटल ये रेवेन्यू है, तो इससे आप अपना बजट जो है वो डिसाइड कर सकते हो। अच्छी बात है, बेकार बात है? अच्छी बात है। प्रोविंशियल लेवल को थोड़ा सा, ये तो हमने यहाँ पे भी बोल दिया ना, थोड़ा सा कंट्रोल जो है वो क्या किया है? लूज किया है। बट फिर भी टेंडेंसी कैसी दिखाई दे रही है मुझे? सेंट्रलाइज टेंडेंसी ही दिखाई दे रही है। क्या इसके 5 प्रोविजंस बता सकते हैं हम? नंबर 1, ठीक है। सेकंड, डुअल गवर्नेंस कहाँ पे? प्रोविंशियल लेवल पे, डबल रूल, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे क्या? अपर हाउस और लोअर हाउस, बाई कैमरलिज्म, ठीक है। अपर हाउस का नाम, लोअर हाउस का नाम। आज के नामों से कंफ्यूज मत होना। आज की सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो स्टेट के अंदर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां होता है क्या? लोकसभा और राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोलते हो? राज्यसभा को। क्लियर है? तो आज के नामों से कंफ्यूज नहीं होना है, ये इस टाइम में इन्होंने ये नाम रखे, अभी तक हमने फाइनलाइज करके अपनी संसद के नाम ये नहीं रखे हैं। क्लियर? सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, और किस किस को? सिख को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंड देन आपके एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को। एक पीएससी बनाने की भी बात थी, पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे पहले इन्होंने बोला ओपन कंपटीशन, तो अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन बना रहे हैं। जैसे आज यूपीएससी है, वैसे ही पूरा एक कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात आपके 1919 के अंदर थी। बजट को क्या किया? प्रोविंशियल बजट को अलग कर दिया, ये पावर बिल्कुल अलग कर दी। तो ये अच्छी बात है या बेकार बात है? अच्छी बात है। 1919 से 10 साल और जोड़ो जरा, 1929, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये प्रोविजन हमने बना दिए, अब 10 साल का टाइम लो। 10 साल के टाइम के बाद में एक कमीशन बनाएगा, ठीक है। और वो कमीशन क्या करेगा? ये सारी चीजें देखेगा कि भाई इसने कितना काम किया और नहीं किया। ये इस एक्ट में खुद में प्रोविजन था, जिसको हम बोलेंगे बाद में जो साइमन कमीशन होगा। क्लियर है? इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन ऐड किया इन्होंने कि ये सारे प्रोविजन हमने डाले हैं और ये कैसा काम कर रहे हैं, इसके लिए एक कमीशन बनाओगे आप आज से 10 साल के बाद में। और ये कमीशन कैसा काम कर रहा है, ये एक्ट कैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये कौन चेक करेगा?
कमीशन चेक करेगा। ये कमीशन बन जाएगा, ये टाइम से पहले ही बन जाएगा, ठीक है। ये 1930 के अंदर अपनी रिपोर्ट भी दे देगा और इस रिपोर्ट से हम खुश नहीं होंगे। पहली बात तो कमीशन के अंदर 7 लोग, तो 7 के साथ जो है ब्रिटिशर्स, ठीक है, हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और उसके बाद ये बात क्या करेंगे, ये कमीशन उल्टी सीधी बात करेगा कि ये जो आपके डायर की सेंटर में नहीं आपने इंट्रोड्यूस की, आपने ये प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस की है, इसको एक काम करो यहाँ खत्म कर दो और सेंट्रल लेवल पे ले जाओ। ये जो डुअल गवर्नमेंट है इसको यहाँ से खत्म करके सेंट्रल लेवल पे ले आओ, ठीक है। एक पूरा फेडरेशन बना लो, इसका पूरा इंडिया का एक फेडरेशन बनना चाहिए। जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात है वो और ज्यादा सेपरेट इलेक्टोरेट को इंक्लूड करने की बात कर रहा है कि हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम उससे खुश नहीं होंगे, फिर फाइनली एक वाइट पेपर पब्लिश होगा, देन फिर आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलेगी कि अगर आप खुश नहीं हो तो हम नेक्स्ट एक्ट लेके आ रहे हैं, दैट इज 1935, ठीक है। और 1935 के बाद तो हम बिल्कुल हंगामा मचा देंगे, तो उनको क्या लाना पड़ेगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। क्या कहानी क्लियर है यहाँ तक की? अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा बेटर वे में बना रही हूँ, आप भी साथ साथ में लिख लेना, ठीक है। ये कौन सा एक्ट है, 1919। क्या बोला इसको, अरे नाम पूछ रहे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। हाँ हाँ, देखो किसी को भी जाना हो तो इधर से आया करो, इधर से जाया करो, इधर से जाया करो, ठीक है। सेंट्रल लेवल और ये प्रोविंशियल लेवल, बाई कैमरलिज्म। हाउस कितने में, 2 में। ऊपर वाले हाउस का नाम क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस का नाम क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा एक चीज और ध्यान रख लेना, इसमें मेजॉरिटी जो लोग हैं वो आपके इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। मेजॉरिटी मैक्सिमम लोग जो है वो कहां से आ रहे हैं, इलेक्शन के थ्रू, लेकिन इलेक्शन के लिए सब एबल नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे हैं, क्लियर। बाई कैमरलिज्म हो गया सेंट्रल में, यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट वाली बात कर दी इन्होंने। डुअल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं, देखो मैं पी लिख रही हूँ, पी सब्जेक्ट मतलब जितने भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। रिजर्व्ड जो है उसके ऊपर डिसीजन लेगा गवर्नर प्लस कौन सी काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और यहां पे कौन डिसीजन लेगा, गवर्नर प्लस मिनिस्टर्स। और ये कौन से मिनिस्टर्स हैं, ये वो हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, अरे बोल तो दो, हाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद सब्जेक्ट्स जो हैं वो कितने में डिवाइड कर दिए गए, 2 पार्ट में, सेंट्रल और प्रोविंशियल। ये अपने लिए लॉ मेकिंग का काम करें और ये अपने लिए लॉ मेकिंग का काम कर ले। इसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसको बढ़ाया या कम किया, बढ़ा दिया। किस किस तक, सिख को दे दिया, इंडियन क्रिश्चियंस को दे दिया, एंग्लो इंडियंस को दे दिया, यूरोपियंस को दे दिया। क्या यहाँ मुस्लिम लिखना चाहिए, क्या मुस्लिम्स के पास नहीं है सेपरेट इलेक्टोरेट, है, लेकिन पहले वाले में मिल चुका है। ये बाकी की कैटेगरी है जिनको मिला है। इसके बाद एक क्या बनाने की बात हुई, पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद में क्या बनाने की बात हुई, आफ्टर 10 ईयर एक कमीशन, कमीशन टू रिव्यू। वो नाम बाद में देंगे, साइमन की जगह कोई दूसरा आता तो उसका नाम बदल जाता ना, इनको थोड़ी पता था इस टाइम में कि साइमन को भेजेंगे, वो तो 10 साल बाद जाके लगा इसको भेजेंगे, तो इसलिए यहाँ साइमन कमीशन ना लिख के क्या लिखेंगे, कमीशन या स्टैट्यूटरी कमीशन लिख सकते हो, रिपोर्ट देगा, लिख ही लो यहाँ पे स्टैट्यूटरी
कमीशन आफ्टर 10 ईयर, कब बनेगा? आफ्टर 10 ईयर्स, 29 में जाके। फिर वो 30 में अपनी रिपोर्ट दे देगा, और 30 में अपनी रिपोर्ट दे देगा, जिससे हम खुश नहीं है। और कुछ? हाँ, पता नहीं, कल के लिए मैं डाउट। ओके, स्कूल भी है, परसों टेस्ट भी है, कल पढ़ना भी होगा। कौन हो सकता है? चीटिंग तो नहीं की थी हमने? हम्म, तब भी मैं पूछूंगी। उन्नीस सौ इक्कीस के अंदर फोर्स में आया है। क्या बोला है इसको हमने? दूसरा नाम क्या है इसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय। पहले प्रोविजन क्या है? डुअल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे? याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे, अभी मैं लिखा रही हूँ ये, नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तब भी याद रखना, क्योंकि अब हम 1935 जब पढ़ेंगे ना, तो ये सिचुएशन उल्टी पुल्टी हो जाएगी थोड़ी सी। अभी आपको डुअल गवर्नमेंट कहाँ दिख रही है? यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर सिचुएशन में चेंज करेंगे कुछ। अभी तक मैंने ऐसा बोला कि कुछ 3 लिस्ट बनाई, अभी तक लिस्ट नहीं बनाई, वो बनाएंगे 1935 में। क्या आज के टाइम में भी हमारे पास 3 लिस्ट है? सेंट्रल लेवल की यूनियन लिस्ट जिसको आप बोलते हो, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। आज के टाइम में ये तीनों लिस्ट जो है, इनमें कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये 1935 के अंदर वो ये लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? इसीलिए हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके मेजर प्रोविजन जो है वो कौन से एक्ट से लिए हैं? 1935 के एक्ट से। 1935 के अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो आज आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफिकेशन की तरह दिखाई देंगे। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ पार्ट आपको किससे मिसमैच, मतलब किससे मैच करता हुआ दिखेगा? कौन से एक्ट से? 1935 के एक्ट से, ठीक है। लिखो इसको, बना लिया ना सबने? सबका हो गया? लिखना शुरू करें। दूसरा नाम लिख लेना इसका, दैट इज चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। separated subject of central and provincial level, separated subject of central and provincial level
but structure of government continued to be centralized and unitary. But structure of government continued to be centralized and unitary. Continued to be centralized and unitary. है ना, अभी तक यूनिटरी ही है, ठीक है. नो डाउट हमने रिलैक्स किया है प्रोविंशियल लेवल की पावर्स को भी, लेकिन फिर भी सिचुएशन कैसी है, सेंट्रलाइज्ड ही है. सेकंड पॉइंट, डुअल गवर्नेंस इन प्रोविंसेस, या डायरकी भी लिख सकते हो आप. डुअल गवर्नेंस इन प्रोविंसेस. Provincial subjects were divided into two parts. Provincial subjects were divided into two parts. दो ऐसे ही एरो बना लेना फिर से, ठीक है, दो एरो बना लेना उसी के साथ. प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक तरफ लिखो ट्रांसफर्ड, दूसरी तरफ क्या लिखोगे, रिजर्व्ड. एक तरफ लिखो ट्रांसफर्ड, दूसरी तरफ रिजर्व्ड. ट्रांसफर्ड में लिखो एरो बना के, administered by governor with the aid of ministers. एंड ये जो मिनिस्टर्स आपने लिखा है इसी के साथ एरो बना के इसी लाइन के अंदर लिखना है रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल. ये मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके टुवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल. सेकेंड एरो में आओ, रिजर्व्ड, उसके अंदर एरो बना के लिखना है एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. एंड उसमें क्या लिखना है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल. Not responsible to legislative council. Not accountable or not responsible, जो भी लिखना चाहो. First time introduced bicameralism and direct election in the country. First time introduced bicameralism and direct elections in the country. बाईकैमरलिज्म स्टेट में मतलब प्रोविंशियल लेवल पे भी है या सिर्फ सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, ठीक है. बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन कंट्री. अपर हाउस को क्या बोला, यहां पे ही लिख लो, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली. और इनके मेजॉरिटी ऑफ मेंबर कहां से आए हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से आए. मेजॉरिटी ऑफ मेंबर कहां से, डायरेक्ट इलेक्शन से. नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेट इलेक्टोरेट extended for 6, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. Establishment of a public service commission. इस एक्ट में प्रोविजन था, इसीलिए एक सेंट्रल पीएससी बना था 1926 के अंदर. आप लिख सकते हो सेंट्रल पीएससी वाज सेट अप इन 1926. सेंट्रल पीएससी वाज सेट अप इन 1926. देखो 1919 के एक्ट में क्या था, पीएससी का एस्टेब्लिशमेंट होगा, ये प्रोविजन था. तो कब बना दिया, 1926 के अंदर बना दिया, ठीक है. सेंट्रल पीएससी वाज सेट अप इन 1926. नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट 2 पॉइंट बचे हैं बस.
separated provincial budget from central budget, separated provincial budget from central budget. And last point, appointment of a statutory commission, appointment of a statutory commission, a statutory commission to inquire into, to inquire into working of, to inquire into working of this act, to inquire into working of this act after कितने ईयर, 10 years, आफ्टर 10 years एक कमीशन बनाओगे स्टैट्यूटरी जो ये बताएगा कि 10 साल तक इस एक्ट के प्रोविजन ने कैसा काम किया. क्या क्लियर है? हम यहां तक क्लियर है? हाँ बिल्कुल अलग है. पीएससी जो है वो है रिक्रूटमेंट के लिए, सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट के लिए. क्लियर है? और जो ये कमीशन बनेगा, ये कमीशन बनेगा इस एक्ट को देखने के लिए कि भैया 10 साल तक ये जो प्रोविजन हमने किए हैं इसका काम कैसा रहा, और उस पर रिपोर्ट बनाने के लिए इंक्वायरी करो कि कैसा काम रहा और उसके ऊपर रिपोर्ट बना के दो. क्लियर है? क्लियर ये चीज? अब नेक्स्ट क्लास में हम कहां से बढ़ेंगे? 1935 हो जाएगा हमारा, 1947 हो जाएगा, फिर उसके बाद हम स्पेसिफिकेशन या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे. ठीक है भैया, क्लियर है? समझ आ गया? कोई डाउट यहां तक? नहीं?